Welcome back students to the Miracle Education. Myself Sushma Swaraj and I am here for solving the question of nutrition. जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं. देख लीजिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्सेज एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं इसमें 3-4 चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है. जनरली एग्जाम में आपको कोई एक चीज़ को इंडिकेट करके पर्पस से देगा. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो आपको भी पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है. 3 तरह का क्लासिफिकेशन है इसका. मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स. तो जहाँ जैसे हम यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाए आपको वैसे ही एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाना है और एक्सप्लेन करना है कि मोनोसैकेराइड होता क्या है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है. सो ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का. फिर उसके बाद है फंक्शंस. कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस क्या क्या है. आपको भी पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लाइफ के लिए कितना इसेंशियल है और उसका फंक्शन क्या क्या है. कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन जनरली सबसे पहला फंक्शन है उसका एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एनर्जी. और सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर ब्रेक डाउन होता है, जैसे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है तो 4 किलो कैल एनर्जी का प्रोड्यूस करता है, 4 kcal. ये आपको पता होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स जब भी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होगा तो 4 किलो कैल एनर्जी का वो प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद देखते हैं फंक्शन. तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी को प्रोवाइड करना. सेकेंड वन ग्लूकोज को मेंटेन करना. आपको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉपर ब्रीफ में लिखना है कि इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द एनर्जी इन बॉडी फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ, proper utilization of food, and second it helps to provide glucose maintenance या glucose maintenance, glucose energy, maintenance of glucose, maintenance of energy. आप इस तरीके से लिख सकते हैं. इतना शॉर्ट वहाँ पे मत लिखिएगा, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके लिखिएगा. थर्ड फंक्शन है it helps to regulate the fat metabolism. आपको पता है फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है, प्रोवाइड डाइटरी फाइबर. जो भी आपका फाइबर्स प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में वो फाइबर को यूटिलाइज करवाना, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है. जो फाइबर इसेंशियल होता है आपके इम्प्रूवमेंट ऑफ गट डाइजेशन अच्छा से हो इसके लिए. तो प्रोवाइड डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से डाइजेशन में कॉम्प्लिकेशन ना हो. एंड द फिफ्थ वन इज मेंटेनेंस ब्लड ग्लूकोज. और भी इसका फंक्शंस हैं, आप बुक में पढ़े होंगे तो आपको पता है. दीज आर द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल ब्लड ग्लूकोज. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 60 to 65% कंपोजिशन जो होता है वो फूड का वो कार्बोहाइड्रेट में होता है. मतलब अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो हम सबसे ज़्यादा इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि 60 to 65% होता है। तो ये सब आप पहले इंट्रोड्यूस कीजिएगा ना जब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जब आप क्लासिफिकेशन बताइएगा उससे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। तो उसमें आप लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, 1 gram of carbohydrates release 4 kilocal energy and our body needs 60 to 65% of carbohydrates to maintenance of daily function। ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन पे जाना है, उसके बाद फंक्शंस लिखना है। अब फंक्शन के बाद क्या है, सोर्सेज। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज क्या क्या होता है। एज यूजुअल हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते तो हैं, लेकिन उसका सोर्सेज क्या क्या है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, आप डेली अपने लाइफ में खाते हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, सर्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर हो गया, जैगरी हो गया, These are the sources of carbohydrates। आप इसको प्रॉपर वे में ऐसे बनाइएगा, एक एक तरह का प्रेजेंट करके लिखिएगा, तब वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये सब तो लिखना है, क्लासिफिकेशन हो गया, फंक्शन हो गया, सोर्सेज हो गया, जितने भी पांचों दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब का आपको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस याद होना कंपलसरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन में जनरली RDA बहुत पूछता है। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RDA भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हर पर्सन के लिए, जैसे एक एडल्ट मेल है, एडल्ट फीमेल है, फीमेल इन प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन मोड में है, चाइल्ड है, वो सब के लिए अलग होता है। तो जनरली ओवरऑल हम यहाँ पे मेन और फीमेल के बारे में बताएंगे। तो एडल्ट मेल के लिए कितना डाइटरी अलाउंसेस है कार्बोहाइड्रेट का, और एडल्ट फीमेल के लिए कितना डाइटरी अलाउंसेस है। और इसके अलावा आप न्यूट्रिशन पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मेनली दिया गया है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन। सो ये सब के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। सो ये सब के बारे में भी जान लीजिए। ये दोनों में जनरली पूछता है, आपको इस तरह का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देगा कि फॉर मदर इज प्रेग्नेंट फ्रॉम 6 months और द 7 months, सो व्हाट आर द RDA ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट। सो आपको RDA जानना इंपॉर्टेंट है। सो एक एडल्ट मेल में होता है 290 to 400 ग्राम्स होता है। एक एडल्ट फीमेल में देखिएगा तो एडल्ट फीमेल में 230 to 390 ग्राम होता है, और ये एवरेज है। और जब प्रेगनेंसी का बात आता है तो ये 230 से 390 के बीच में 390 में आपको प्लस कर देना है 50 to 60 ग्राम। ये हो गया आपको प्रेग्नेंट वुमेन का। और जब यहाँ पे लैक्टेटिंग वुमेन का बारी आया तो आपको 350 में प्लस 75 करना है, बिकॉज लैक्टेटिंग वुमेन नीड मोर न्यूट्रिशन। सो अगर आपको लिखना है प्रॉपर तो आपको पहले कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन बताना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, फिर उसको क्लासिफिकेशन करना होगा, क्लासिफिकेशन के बाद फिर उसके फंक्शन, सोर्सेज, उसके बाद RDA पे आइएगा। जनरली एग्जाम में कोई एक पे आपको देगा, इतना वास्ट क्वेश्चन नहीं देगा, बस यहाँ पे हमने समझाने के लिए पांचों को ऐड कर दिया। या तो आइदर वो कार्बोहाइड्रेट्स पे देगा, प्रोटीन पे देगा, फैट्स पे देगा, विटामिन और मिनरल्स पे देगा। तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का आपको बताया कि प्रॉपर एक सीरियल वाइज लिखना है, वैसे ही आपको पांचों का लिखना है। हम यहाँ पे बता देते हैं पांचों का। कार्बोहाइड्रेट्स का तो क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइडेड है। सेकेंड वन
chemical composition based on chemical composition, and the third one is sources. What are the sources, उसके बेसिस पे डिवाइड है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्लोबुलर और फाइब्रस। आप वहाँ पे जब प्रोटीन के बारे में देगा तो आपको पहले प्रोटीन को एक्सप्लेन करना है। प्रोटीन का भी जब ब्रेक डाउन होता है तो वो भी 1 ग्राम में 4 किलो कैल एनर्जी को रिलीज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन का ऑलमोस्ट सेम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस यहाँ पे चेंजेस आता है फैट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 किलो कैल रिलीज करता है, प्रोटीन में भी 4 किलो कैल रिलीज करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर का 2 टाइप है, केमिकल कंपोजिशन का इसका 3 टाइप है, सिंपल, सेकेंड वन इज कॉन्जुगेटेड, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड। ये है केमिकल कंपोजिशन का। और सोर्सेज के बेसिस पे तो आपको भी पता होगा क्या क्या सोर्सेज के बेसिस पे हो सकता है, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। ये है आपका प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट में इतना ब्रांचिंग नहीं था, बस उसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड था। प्रोटीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 बेसिस पे। सबसे पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 है, ग्लोबुलर, फाइब्रस। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे है सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड, एंड द थर्ड वन इज सोर्सेज के बेसिस पे प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, ये डिवाइडेड है। इसको लिखने के बाद आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है। यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो। अब इसके बाद आपको तो प्रोटीन का सोर्सेज पता ही होगा, व्हाट आर द फंक्शन। प्रोटीन को जनरली उसका फंक्शन क्या है, इसको लिखवाने का नीड नहीं है। फंक्शन क्या है, आप बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, बॉडी बिल्डिंग ऑफ मसल्स, ये सब में जनरली प्रोटीन का फंक्शन होता है। प्रोटीन का जो ये सोर्सेज है वो भी आपको पता होगा, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, यही दोनों सोर्स में से कुछ होता है, यही दोनों सोर्स होता है। प्लांट सोर्स में आपका क्या क्या आएगा, सोर्स देख लीजिएगा। प्लांट सोर्स में आएगा पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, ये सब आएगा प्रोटीन के प्लांट सोर्स में। फिर उसके बाद एनिमल सोर्स पे आइए। तो एनिमल सोर्स में क्या क्या आ सकता है, एनिमल सोर्स में जो आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं, एग हो गया, मीट हो गया, घी, ऑयल, ये सब आपका आता है प्लांट सोर्स में प्रोटीन का। सोर्स इसका क्लियर है। फिर सोर्स के बाद आते हैं RDA पे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि प्रोटीन का आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या क्या हो सकता है। इसमें भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस डिवाइड होगा, एडल्ट मेल, फीमेल, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सब का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस अलग अलग होता है। ये नहीं कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट में है सेम प्रोटीन में रहेगा। एडल्ट मेल का प्रोटीन रीच होता है 60 ग्राम पर डे। दे हैव टू कंज्यूम 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे फॉर अ नॉर्मल लाइफ। एंड एडल्ट फीमेल, they have to consume 55 gram per day, and in pregnancy 55 plus 25 ग्राम पर डे। और आपको एग्जाम में ऐसे 55 plus 75, 55 plus 25 करके 75 मत लिख दीजिएगा। You have to write like this 55 plus 25, because in pregnancy उसका
प्रेगनेंसी कंडीशन उसका नॉर्मल है 55 ग्राम, और उसके अलावा 25 हम लोग प्रेगनेंसी की वजह से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, सो यू हैव टू राइट 55 + 25। वैसे ही आता है लैक्टेशन वुमेन में, लैक्टेशन वुमेन में भी आपको ऐसे 55 + 19 ग्राम पर डे, यू हैव टू राइट लाइक दिस। सो ये है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के आगे है फैट्स, फैट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आपको पता है फैट्स होता क्या है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट फर्स्ट फैट, फैट कितना होता है, फैट के ब्रेकडाउन पे कितना किलो कैल एनर्जी रिलीज होता है। सो हमेशा याद रखिएगा 1 ग्राम फैट जब ब्रेक डाउन होगा तो 9 किलो कैल एनर्जी को रिलीज करेगा। कार्बोहाइड्रेट 4 करता है, प्रोटीन 4 करता है, लेकिन जब यहाँ पे फैट का ब्रेक डाउन होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैल एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन जब यहाँ पे फैट्स का ब्रेक डाउन होता है तो वो 9 किलो कैल एनर्जी का रिलीज करता है। सो फैट्स का डेफिनेशन तो आपको पता है, फैट्स क्या होता है, हमारे बॉडी में फंक्शंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। सो आपको भी पता है सिंपल फैट्स आप पढ़े होंगे, कंपाउंड फैट, डिराइव फैट, एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस। आप ये सब पढ़े होंगे, हो सकता है मिसलेनियस नहीं पढ़े होंगे, तो मिसलेनियस में जनरली स्टेरॉइड्स हो गया, कैरोटिनॉइड्स वगैरह हो गया, वो सब आता है, वो सबको अलग से एक क्लास में डिवाइड कर दिया गया है जिसको हम लोग मिसलेनियस क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो ये रहा आपका न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन। और जब इसका फंक्शंस का बात होता है तो आपको इसका फंक्शन पता है, फंक्शन में क्या क्या होगा। एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हेल्प्स इन प्रोवाइडेंस ऑफ एनर्जी, उसके बाद इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल्स ऑर्गन्स। जहाँ भी आपके वाइटल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उसके बाहर एक फैट का लेयर होता है ताकि जर्किंग मूवमेंट से वाइटल्स ऑर्गन्स को प्रिवेंट कर सके और उनको हार्म पहुँचाया ना जा सके। सबसे पहला काम एनर्जी, सेकेंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद हार्मोन्स एंड एंजाइम्स में फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो ये तीन, इसके अलावा भी है बहुत सारे फंक्शंस, आप बुक में देखिएगा। इसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, उसके बाद फूड टेस्ट को इन्हेंस करता है, क्योंकि जो जो फैट्स में आते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आते हैं जो फूड टेस्ट को इन्हेंस करते हैं। और अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए, इसके सोर्सेज को भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। विजिबल फैट्स, हियर आर द सोर्सेज, सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। सोर्सेज को भी पार्ट में डिवाइड किया गया है, विजिबल फैट, इनविजिबल फैट्स, इनविजिबल, एनिमल फैट, प्लांट फैट। इसके सोर्सेज 4 बेसिस पे डिवाइडेड है। विजिबल फैट में जनरली जो हम देखते हैं क्या क्या आ गया, घी हो गया, बटर हो गया, जो कि देखने से हमें पता चलता है कि वो फैट है। फिर इसके बाद इनविजिबल में आ गया नट्स। बहुत लोग को लगता है कि नट्स में फैट्स नहीं है, मिल्क में फैट नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, उनमें इनविजिबल फैट्स प्रेजेंट रहते हैं। इवन इन एग्स आल्सो, एग्स भी इनविजिबल फैट्स में आता है, एग्स में भी इनविजिबल फैट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर आता है एनिमल। एनिमल में भी एज यूजुअल जो आपको चीज़ मिलता है, मिल्क मिलता है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है और इसमें भी फैट का अमाउंट प्रेजेंट रहता है। अब प्लांट फैट में आ गया आपको जनरली पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सो ये सब है आपका सोर्सेज ऑफ
फैट्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ फैट, कि एक नॉर्मल लाइफ में फैट का कितना कंजप्शन करना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है उसका, और हम लोग कितना कंजप्शन कर रहे हैं। सो RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ फैट। तो सबसे पहले आता है एडल्ट मेल। एडल्ट मेल में हम लोग 50 to 70 ग्राम ऑफ फैट इज कंज्यूम इज सेट एज नॉर्मल। 50 से 70 ग्राम फैट कंज्यूम करना नॉर्मल है। उसके बाद आती है एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल में ये हो जाता है 50 to 65 ग्राम। यही बात करते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में ये होता है ना कि 65 प्लस 15 ग्राम, 65 प्लस 15 ग्राम हो जाता है। और लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन में होगा 65 प्लस 20 ग्राम। सो दीज आर द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ फैट। एंड आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। आपको भी पता होगा विटामिन्स क्या है, तो विटामिन को पहले इंट्रोड्यूस कीजिएगा। उसका क्लासिफिकेशन में जनरली विटामिन्स में वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में फिर नीचे जाइए, इसका दो ब्रांचिंग है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और इसमें होता है ए डी ई के, ई और के। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। उसके बाद बी का भी क्लासिफिकेशन होता है, B1, B2, B3, B6, B12। सो अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। इसमें भी डिवाइडेड है एनिमल सोर्स, एनिमल एंड प्लांट। सो एनिमल सोर्स में आपको किस किस चीज़ से मिलेगा, विटामिन ए इन रिच मीट्स मिलते हैं, फूड्स मिलते हैं, वो सब से आपको मिलेगा। प्लांट में हो गया कुछ सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ये सब की वजह से मिलेगा। इसमें आपका आ गया विटामिन ए में, विटामिन ए का जनरली होता है मीट हो गया, फिश ऑयल हो गया, फिश ऑयल कैप्सूल्स का आप नाम सुने होंगे, वो सब आता है आपको एनिमल्स विटामिन्स में। और प्लांट विटामिन्स में तो हम बताएं आपको सर्टेन तरह के सीरियल्स आते हैं, वो सब कंज्यूम करने से हम लोग को विटामिन्स मिलता है। फिर इसके बाद विटामिन्स का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन्स। सबसे पहला इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, इम्यूनिटी को प्रमोट करेगा। सेकेंड वन इज विजन मेंटेनेंस, बहुत विजन को आपको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। विजन मेंटेनेंस, जिनके आंखों पे चश्मा लग जाता है ना, उस वैसे पर्सन में विजन मेंटेनेंस, मिनरल्स विटामिन्स का कमी होता है, जिसकी वजह से जनरली बहुत कम एज में ग्लासेस को लगाना पड़ता है। सो सेकेंड फंक्शन इज विजन मेंटेनेंस। एंड द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो आपका एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होता है बॉडी में, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज हेयर ग्रोथ।
हेयर ग्रोथ में भी आपका ये बहुत हेल्पफुल करता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में भी मिनरल्स बहुत विटामिन बहुत हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें आपका विटामिन बहुत ये होता है, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट। सो दिस इज द क्रूशियल फंक्शन ऑफ बोन एंड टीथ। ये आप मिनरल्स में भी पढ़िएगा, मिनरल्स में भी कैल्शियम आता है जो बोन और टीथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपका बोन और टीथ को नॉर्मल हेल्दी रखने के लिए। सो इसका फंक्शंस तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद वी विल मूव टू द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ विटामिन्स। सो विटामिन्स में ना हर का अलग है, जैसे हम बताएं फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, इसमें तो सबका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस अलग अलग है। सो RDA, सबसे पहले ADEK, बी में आपका क्लासिफिकेशन है तो वो हम बाद में बताएंगे। ADEK और C का देख लीजिए पहले, बी का जो क्लासिफिकेशन है उसकी वजह से हम बी का थोड़ा बाद में बताएंगे। ADEK-C। सो विटामिन ए के मेंटेनेंस के लिए आपको 600 म्यूग्राम पर डे आपको विटामिन चाहिए। और उसके बाद विटामिन डी में सेम है आपको 10 म्यूग्राम पर डे। फिर विटामिन ई 10 mg पर डे, यू हैव टू कंज्यूम 10 mg पर डे। फिर विटामिन के इज 55 to 65 ग्राम पर डे। सबका यूनिट अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 600 म्यूग्राम है, ये भी म्यूग्राम है, यहाँ पे mg में है और यहाँ पे ग्राम में है। उसके बाद आते हैं विटामिन सी भी 40 mg पर डे। ये रहा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ विटामिन A, D, E, K एंड C। अब इसके बाद हम लोग विटामिन B का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस देखते हैं। B का हम इसलिए बाद में बता रहे हैं क्योंकि B में क्लासिफिकेशन है, जैसा कि हम उसमें लिखे थे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये सब का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस अलग अलग है। सबसे पहले B1 का देखेंगे तो B1 का है 1.2 mg पर डे। पर पर्सन को विटामिन ए का कंजम्पशन 1.2 mg पर डे करना चाहिए। फिर विटामिन B2 का 14 mg पर डे। विटामिन B3 का 16 mg पर डे। B6 का 2 mg पर डे। विटामिन B9 का 20 म्यूग्राम पर डे। और विटामिन B12 का 1 म्यूग्राम पर डे, 1 म्यूग्राम पर डे। सो These are the recommended dietary allowances of vitamins, जहाँ पे A, D, E, K, B और C सबका recommended dietary allowances यहाँ पे mentioned है और सबके different होते हैं। So lastly बच क्या गया minerals। So next we will move to the minerals। आपको भी पता है minerals क्या होता है, तो सबसे पहले आपको मिनरल्स के बारे में लिखना है। मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द आवर बॉडी फंक्शन, वो लिखना है। कितना माइक्रो मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, कितना मिक्रो मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। आपको पता होगा क्लासिफिकेशन जब आप देखिएगा मिनरल्स का, तो मिनरल्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मिक्रो। सो माइक्रो इसमें आएगा जिंक, कॉपर,
मिक्रो में आएगा जिंक कॉपर। सो ये क्लासिफिकेशन हो गया माइक्रो और मिक्रो के बीच में। फिर उसके बाद इसका सोर्सेज कि क्या क्या सोर्सेज होता है मिनरल्स का। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, तो जो भी आप फूड कंपोनेंट एज अ एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट कंजम्पशन करते हैं, दोज आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का फंक्शन क्या क्या है? फ्लूइड बैलेंस को हेल्प करता है हमारी बॉडी में, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, प्रॉपर नर्व एंड मसल फंक्शन में हेल्प करता है, प्रॉपर नर्व एंड मसल फंक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है, हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो ये सब है फंक्शन, ये सब फंक्शंस है माइक्रो मिनरल्स का। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हम पहले ही बता दिए हैं कि माइक्रो मिनरल्स सबको लेके बोला जाता है मोर देन 100 mg पर डे कंज्यूम करने के लिए, और जो मिक्रो मिनरल्स होता है उसको बोला जाता है लेस देन 100 mg पर डे कंज्यूम करने के लिए। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। जैसा कि ऊपर में था क्वेश्चन, उसमें क्लासिफिकेशन था और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एक्स्ट्रा मेंशन था, इसमें नहीं है तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर हम बताए हैं आपको सोर्सेज फंक्शन, वो आपको इसमें लिख देना है और एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछता है वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बाबू, क्योंकि ये सब सारे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमेशा 10 नंबर का पूछता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? जो भी फूड हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना इज नोन एज बैलेंस डाइट। द फूड दैट वी आर टेकिंग इन अ लिमिटेड अमाउंट एंड appropriate amount, it is termed as balanced diet। तो इसमें आपको लिखना है बैलेंस डाइट क्या है। उसके बाद बोला एलिमेंट्स एंड फूड ग्रुप्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो इसमें आपको ना एक पिरामिड बनाकर लिखना है, इसका बुक में आपको दिया हुआ होगा। सबसे पहले ऊपर रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर सेकेंड वन इज प्रोटीन्स, थर्ड इज फैट, फिफ्थ इज विटामिन्स, सिक्स्थ इज मिनरल्स, fifth is minerals, sixth is water, and the last one is roughages। सो ये आपका है एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो ये आपको प्रेजेंट करके लिखना है। फिर जब ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, और आपको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आपको याद करके रखना है। जब आप देखिएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जब इसमें नहीं पूछ रहा है, लेकिन जब वहाँ पे बैलेंस डाइट पूछ रहा है तो यू हैव टू मेंशन अबाउट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ, आपको जिस का पता है। जनरली ये चारों का मेंशन करना ज़रूरी है, विटामिन तक का। आपको मिनरल्स का याद है तो उसका भी मेंशन कर सकते हैं, वाटर का भी एक अमाउंट होता है, आईडी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपको याद है तो आपको पर्टिकुलर को उठा के एक्सप्लेन करना है। ये दीज आर द 1 2
3 4 5 6 7 एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, इवन आपको उसके साथ आरडीए भी मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फूड ग्रुप्स पूछा है, तो व्हाट आर द फूड ग्रुप्स प्रेजेंट इन बैलेंस डाइट। आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जब आपकी मम्मी लोग या आप लोग खुद खाना बनाते हैं तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। फूड ग्रुप सबसे पहला सीरियल्स, सीरियल्स का एग्जांपल है वीट, रागी, बाजरा, ये हो गया। फिर उसके बाद लेग्यूम्स, सेकंड वन इज फूड कंपोनेंट्स, मतलब एक बैलेंस डाइट में क्या क्या हो सकता है। लेग्यूम्स में जैसे दाल हो गया, आप मेंशन कर सकते हैं जो दाल हो, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। फोर्थ वन इज माइक्रो एंड मिक्रो मिनरल्स, माइक्रो एंड मिक्रो मिनरल्स। फिर फिफ्थ वन इज फ्रूट्स, सिक्स्थ वन इज डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड उसके अलावा आपको अलग लिखना है तो एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग हो गया, मीट हो गया। सो दीज आर द फूड ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन बैलेंस डाइट। तो जब आपसे एलिमेंट्स पूछेगा तब आपको कैटेगरी में लिखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेजेस। जब आपसे फूड ग्रुप पूछेगा तो हैव टू मेंशन द ग्रुप सीरियल्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट, ये सब आपको मेंशन करना है। माइक्रो मिक्रो मिनरल्स का एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं, सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। बैलेंस डाइट में आपको इतना ही लिखना है जब वो क्वेश्चन आएगा तो। उसके बाद फिर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको हम पहले भी मेरे लास्ट PYQ में हम बताया था कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। मरासमस, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर मरासमस, आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। मरासमस को अलग एक्सप्लेन करना है, क्वाशियोरकर को अलग एक्सप्लेन करना है, और मरासमस क्वाशियोरकर को अलग एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन करने के बाद जो जो उसका अपीयरिंग साइन है वो भी आपको मेंशन करना है। सो ये क्वेश्चन आप लास्ट PYQ में एक बार देख लीजिएगा। फिर द नेक्स्ट वन इज मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। जैसा कि हम अभी बताएं लास्ट में, मिनरल्स क्या होता है, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, मिक्रो मिनरल्स। सो माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहला हम बताए थे आयरन। सो माइक्रो मिनरल्स में यहाँ पे मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर में आप स्टार्ट कीजिएगा। पहले मिनरल्स होता क्या है उसको क्लासिफाई कीजिएगा, फिर मिनरल के डिफिशियंसी से जो डिसऑर्डर होता है वो सबको क्लासिफाई कीजिएगा। सबसे पहला आयरन, आयरन के डिफिशियंसी की वजह से आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। फिर उसके बाद आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, ग्वाइटर। मैग्नीशियम था, हाइपर या हाइपोमैग्नीशियम होता है। हाइपर या हाइपो मैग्नीशिया। सो आपको ये सब जो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको लिखना है। फिर आयरन डिफिशियंसी, जैसे आप लिखें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में लिखें तो आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या क्या डिसऑर्डर हो रहा है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है क्या, वो एक्सप्लेन करना है। फिर उसमें जो जो अपीयरिंग सिम्टम्स है वो एक्सप्लेन करना है।
अगर सिर्फ मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर पूछ दे तो आपको कम से कम 3 मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऐड करना है, तीनों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नर्सिंग केयर, क्या आप मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर में आप एक पर्सन को नर्सिंग केयर क्या दीजिएगा, वो आपको लिखना है, इसमें कंपलसरी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर। ये नहीं कि बस हम जैसे लिखे आप वैसे लिख के छोड़ दीजिएगा, आप आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में उसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा, वो है क्या, सिम्टम्स क्या क्या अपेयर करता है, उसका मैनेजमेंट क्या क्या है, और नर्सेज रोल, क्योंकि आप एक नर्स हैं, सो यू हैव टू राइट द नर्सेज रोल। सो इतना आपको मेंशन करना है हर पर्टिकुलर डिजीज का। और अगर सिर्फ मिनरल डिफिशियंसी पूछता है तो यू हैव टू मिनिमम एक्सप्लेन द 3 डिसऑर्डर्स, एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप मैक्सिमम 5 डिसऑर्डर तक इंट्रोड्यूस कर सकते हो। So question number 5 is clear. Next we will move to the question number 6. So nutrition education. न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या है? आप लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स आपको पता होगा। वैसा एजुकेशन जो हम पर्सन को अवेयर करवाते हैं टू मेंटेन देयर बैलेंस डाइट एंड मेंटेन फूड लेवल इन देयर बॉडी टू अवॉइड और प्रिवेंट सर्टेन डिजीजेज इज नोन एज न्यूट्रिशन एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ अ पैटर्न जिसके थ्रू हम लोग पर्सन को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ आइदर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, वैसे डिसऑर्डर्स को पर्सन को प्रिवेंट करते हैं, वो है आपका न्यूट्रिशन डिसऑर्डर। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हम डिफिनीशन में भी बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव लिखने पे आइए तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सबसे पहला, टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, आपको हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है। सेकेंड, टू मेंटेन balanced diet. Third one is to prevent nutritional diseases जैसे ओवर न्यूट्रिशन, और अंडर न्यूट्रिशन। टू प्रमोट हेल्दी माइंड एंड बॉडी, टू अवॉइड obesity, to promote growth and development, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप बुक खोलिएगा तो आपको दिखेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि न्यूट्रिशन एजुकेशन का है कि अगर आप कोई पर्सन को न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए तो वो क्या क्या कर सकता है और वो पर्सन को किस तरीके किस किस चीज़ से प्रिवेंट करता है और किस किस चीज़ के लिए प्रमोट कर सकता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू द प्रिंसिपल्स कि क्या क्या प्रिंसिपल है न्यूट्रिशन एजुकेशन का। सर्टेन प्रिंसिपल्स इज प्रेजेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है नीड बेस्ड।
न्यूट्रिशन एजुकेशन इज ऑलवेज अ नीड बेस्ड। जब तक किसी इंसान को उस चीज़ का नीड नहीं पड़ता है वो उस चीज़ का कदर नहीं जानता है। तो जब तक वो पर्सन को न्यूट्रिशन का नीड नहीं पता चलेगा तब तक वो उस न्यूट्रिशन की कदर नहीं करेगा। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज नीड बेस्ड। न्यूट्रिशन एजुकेशन इज ऑलवेज नीड बेस्ड। एंड द सेकेंड वन इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल। The second principle is simple and practical. अगर आप किसी को न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सो यू हैव टू मेंटेन सिंपल एंड प्रैक्टिकल बेसिस। मतलब अगर आप किसी पर्सन को कॉम्प्लेक्स थिंग्स स्टार्ट कीजिएगा तो वो नहीं समझ पाएगा। जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है आपको सबसे पहले उससे बताना होगा कि ये चीज़ कम पैसे में आपके न्यूट्रिशन के लिए आपके शरीर के लिए अच्छा है। सिंपल एंड प्रैक्टिकल, जो कि सिंपल भी हो और उसके शरीर के लिए प्रैक्टिकल भी हो। नेक्स्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। वैसा न्यूट्रिशन एजुकेशन वैसे न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने के लिए प्रोवाइड करेंगे जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। अगर पर्सन वो वेजिटेरियन हो, आसपास उसके कोई भी नॉन वेजिटेरियन पर्सन प्रेजेंट ना हो, अगर आप वैसे पर्सन को नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए एडवाइस कीजिएगा तो वो पर्सन कभी एबल नहीं हो पाएगा नॉन वेजिटेरियन खाने में। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जिस चीज़ के रिगार्डिंग हम उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके कल्चर में यूज़ होना चाहिए। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है तब उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन बताएंगे। अगर वो नॉन वेज कंज्यूम नहीं कर रहा है तो वेज में भी उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ लोकल सब्सटेंस। ऑलवेज प्रमोट द पर्सन टू यूज ऑफ लोकल सब्सटेंस। जो उसके पास प्रेजेंट हो उसी से न्यूट्रिशन एजुकेशन पहले प्रोवाइड करना चाहिए। जो उसके पास प्रेजेंट हो वो वही खाएगा तभी तो अपने बॉडी में चेंजेस फील करेगा। अगर आप पहले ही उसको डरा दीजिएगा कि नहीं आप ये जाके लाइए वो जाके लाइए तो वो पर्सन डर जाएगा। सो fourth one is use of local substance and the fifth one is continuous process। अगर किसी पर्सन को आप एक दिन बताएं, 2 दिन बताएं, 3 दिन बताएं और उसके बाद फिर आप बताएं तो वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मेंटेन कंटिन्यूटी। कोई भी पर्सन को आप न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड किए हैं तो उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना चाहिए कि वो पर्सन कितना कंज्यूम करे। आपको उसमें कंटिन्यूटी उस पर्सन में मेंटेन करवाना होगा। अगर कुछ दिन करके वो छोड़ देगा तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा। सो यू हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो देखते हैं। Motivates to use healthy lifestyle, and the last one is scientific and accurate। सो नेक्स्ट है मोटिवेट्स टू यूज़ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। किसी भी पर्सन को मोटिवेट्स करना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को यूज़ करने के लिए, ना कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल को यूज़ करने के लिए। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके बाद साइंटिफिक एंड एक्यूरेट। जो भी उसको मेथड प्रोवाइड किए वो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, एक्यूरेट मेथड होना चाहिए। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। अगर आपसे एग्जाम में न्यूट्रिशन एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये प्रिंसिपल्स लिखने हैं और ये प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। नेक्स्ट वन इज पर्पस।
व्हाट आर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एडुकेशन। आपको भी पता है अगर किसी पर्सन को न्यूट्रिशन एडुकेशन मिल रहा है रिगार्डिंग हेल्दी, तो वो पर्सन हेल्दी होगा, जनरली डिजीज़ नहीं होंगे उसको, हेल्थ इश्यूज से सफ़र नहीं करेगा, अदर डिजीज़ेस जैसे हार्ट डिजीज़ होता है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, वो सब से सफ़र नहीं करेगा। जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को अगर देंगे तो स्टिल बर्थ के चांसेस नहीं रहेंगे। एडोलसेंस पीरियड में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज की वजह से बहुत सारी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आता है, वो नहीं होगा। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ न्यूट्रिशन एडुकेशन। बेबीज़ में न्यूट्रिशन एडुकेशन देंगे ताकि जो बहुत सारा बच्चा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है वो सब सफ़र नहीं करे। बहुत सारे गिरियाट्रिक पीपल्स जो कि डिफिशियंसी से ग्वाइटर से सफ़र कर रहे हैं उनको हेल्थ एडुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, ताकि वो आयोडाइज साल्ट का यूज़ करें और ग्वाइटर जैसी बीमारियों से बचे। सो दीज आर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एडुकेशन। आपको ये सब पर्पस एक्सप्लेन करना है, उसमें लिखना है, कम से कम 5 से 7 पर्पस लिखना है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको 5 से 7 ऑब्जेक्टिव लिखना है। 7 प्रिंसिपल तो है ही, हम बताए हैं, इतना आपको एक्सप्लेन करना है, तब वो आपको एग्जामिनर 10 मार्क्स देगा। जितना भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें वो सारे 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस ईयर आपका पेपर होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। So next question, elaborate the anthropometric assessment method for nutrition assessment। इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट होता क्या है। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट इज द मेथड बाय विच वी डायग्नोज द पर्सन वेदर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज करेक्ट और नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एज। जनरली एंथ्रोपोमेट्रिक में असेसमेंट जो होता है वो चाइल्ड में करते हैं, क्योंकि चाइल्ड में बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से पर्सन सफ़र करता है, इसलिए चाइल्ड में होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट आपको डिजीज़ ओरिएंटेड डायग्नोसिस प्रोवाइड नहीं करता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज ओरिएंटेड डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डिफिनीशंस, कुछ उसके इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद डिफिनीशन मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट होता क्या है, उसके बाद इतना आप एलोबरेट करने के बाद लिखिएगा व्हाट आर द एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट डन इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट। सो एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में सबसे पहले हम लोग हाइट का असेस करेंगे, वेट असेस करते हैं, BMI असेस करते हैं, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट हिप सरकमफ्रेंस, ये सब मेजर करते हैं। सो आपको ये सब को पर्टिकुलर को एक्सप्लेन करना है। और BMI निकालने के लिए बहुत इजी फार्मूला है, आपको BMI के बारे में पता होना चाहिए। वेट kg बाय हाइट इंटू मीटर स्क्वायर। और BMI का भी क्लासिफिकेशन है, लेस देन अगर आप निकाल रहे हैं लेस देन 18.5 आया तो वो अंडर वेट होता है, और 18.5 से 24.9 आता है सो वो नॉर्मल होता है, और 25 से 29.9 आता है तो उसको ओवर वेट में हम लोग रखते हैं, और अगर 30 और 30 से क्रॉस कर जाता है सो ओबेसिटी में रखते हैं। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। हम बताएं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है वो हम बता चुके हैं। फिर उसके अलावा BMI थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको BMI में ये सब पता होना चाहिए। BMI निकालने का फॉर्मूला और नॉर्मल BMI कितना है ये सब आपको पता होना चाहिए। सो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में हाइट, वेट, चेस्ट सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस आपको मेंशन करना है कि ये सब में क्या क्या असेस किया जाता है, तब आपको वो एग्जामिनर प्रॉपर मार्क्स देगा। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। आप पढ़े होंगे वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग। ये क्वेश्चन को हमको लगता है बताने का जरूरत नहीं है। वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग, मेथड्स ऑफ कुकिंग ब्रीफली ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है मॉइस्ट हीट मेथड।
moist heat method dry heat method cooking with fat, and the last one is modern method. So आपको पहले कुकिंग क्या है वो एक्सप्लेन करना है. दीज आर द कुकिंग मेथड्स, मॉइस्ट हीट मेथड. फिर एक एक करके पहले आपको ये चार्ट बनाना है. मॉइस्ट हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड, कुकिंग विथ फैट, मॉडर्न मेथड. फिर ये बनाने के बाद आपको एक एक में एक्सप्लेन करना है कि मॉइस्ट हीट मेथड में कौन कौन सा आता है. मॉइस्ट हीट मेथड्स, इसमें सबसे पहला बॉइलिंग. बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, स्टूइंग. सो दीज आर द 6 मेथड्स जो कि मॉइस्ट हीट मेथड्स में आते हैं, और आपको ये छेबों को एक्सप्लेन करना है. मॉइस्ट हीट मेथड में ये छेबों को एक्सप्लेन करना है. फिर जो ड्राई हीट मेथड्स होगा रोस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग. ये 3 मेथड है जो कि ड्राई हीट मेथड्स के अंदर आता है. सो ये आपको ये तीनों को भी एक्सप्लेन करना है. फिर उसके बाद था कुकिंग विथ फैट. आपको भी पता है कुकिंग विथ फैट में क्या आएगा. फ्राइंग. फ्राइंग का 2 क्लासिफिकेशन है, स्टिर फ्राइंग और डीप फ्राइंग. स्टिर और डीप. स्टिर मतलब थोड़ा कम ऑयल में फ्राई करना, डीप मतलब प्रॉपर उसको डीप में डाल के फ्राई करना. सो ये 2 मेथड है कुकिंग विथ फैट में. उसके अलावा आता है मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड में आता है माइक्रोवेव. सो आपको ये सबको पर्टिकुलर को ले लेके एक्सप्लेन करना है कि इसमें कितना टेम्परेचर यूज़ किया जाता है. जैसे बॉइलिंग में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है, जबकि स्टीमिंग में 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है. और वहीं आता है स्टूइंग का बात करते तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड डाल के बॉयल किया जाता है. पोचिंग में भी कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड डाल के उसको बॉयल किया जाता है. सो इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है वो क्या है. स्टिर फ्राइंग में क्या होता है, डीप फ्राइंग में क्या होता है, ग्रिलिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या होता है, बेकिंग में क्या होता है. आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है. सो क्वेश्चन नंबर 8 में इतना ही करना है. क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर. नेक्स्ट वी विल मूव टू द फूड सेफ्टी. फूड सेफ्टी क्या है, हम पहले भी लास्ट PYQ में भी बताए थे. फूड सेफ्टी क्या है, कोई भी फूड को कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना. कोई भी फूड को कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो होता है फूड सेफ्टी. द मेथड यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एनी कंटामिनेशन लाइक बैक्टीरिया, वायरस और अदर कंटामिनेंट्स इज नोन एज फूड सेफ्टी. सो आपको सबसे पहले फूड सेफ्टी को डिफाइन करना है. फूड सेफ्टी को डिफाइन करने के बाद व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स एंड कंसिडरेशन ऑफ फूड सेफ्टी. सो सर्टेन सेफ्टी मेजर्स हम आपको यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो कि फूड सेफ्टी में आपको मेंशन करना चाहिए. सबसे पहला पर्सनल
हाइजीन, जो भी पर्सन खाना बना रहे हैं उनको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, वरना वो फूड को भी इन्फेक्ट करेंगे और जो वो पर्सन खाएगा उसको बहुत तरह से डिजीज डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है। सो नेक्स्ट इज सेफ फूड प्रोक्योरमेंट। आप जहाँ से फूड खरीद रहे हैं वो कितना सेफ है या नहीं। आप ऐसे जगह से फूड नहीं खरीद रहे हैं ना कि कोई पर्सन वहाँ पे किसी तरह का केमिकल्स यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, वो भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट सेफ्टी मेजर्स इज प्रॉपर फूड स्टोरेज। अगर आप ड्राई फ्रूट्स, वेट फ्रूट्स, रॉ फूड्स सबको एक साथ मिला दीजिएगा तो वो कंटामिनेशन के चांसेस बहुत जल्दी होता है। सो सेपरेटली उसको रखना है। ड्राई फूड्स को अलग रखना है, रॉ फूड्स को अलग रखना है, जो वेट फूड्स है उसके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग रखना है, आगे उसको कंज्यूम कर लेना है। फिर उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन से फूड को ये करना है। दीज आर द सेफ्टी मेजर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, हम आगे बता रहे हैं। फिर उसके बाद सेफ फूड प्रिपरेशन। सेफ फूड प्रिपरेशन। फिर उसके बाद एडिक्वेट कुकिंग। कोई भी अमाउंट को उतना क्विक करना है जिससे बैक्टीरिया वायरस उसे डिसइंफेक्ट हो जाए। फिर सेफ वाटर सप्लाई। फिर उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल। फूड लेबल अवेयरनेस। environmental sanitation। These are the safety measures which are used to maintain the food safety। ये जो हम बताएं ये सारा सेफ्टी मेजर्स है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है अंदर में कि क्या क्या सेफ्टी कैसे कैसे अप्लाई करेंगे तो उस फूड को हम लोग सेफ रख सकते हैं। So these are the safety measures and consideration of food safety. According to WHO, there are 5 consideration. WHO के अकॉर्डिंग कोई भी खाना बनाने के समय 5 consideration का बहुत इफेक्टिव बोला गया है। सबसे पहला कीप काम। अगर आप खाना बना रहे हैं सो यू हैव टू कीप काम। फिर उसके बाद separate raw and cooked foods। Third one is cook thoroughly, and the fourth one is safe temperature, and the last one is use of safe water। These are the 5 safety measures and consideration used by WHO। आपको ये भी वहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा आपके एग्जामिनर पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10।
सो आप पता है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी पढ़े होंगे। नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है, वो कब आया, उसका फंक्शन क्या है, उसका एक्सपेक्ट क्या है, उसका विज़न क्या है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी में। उसके अलावा क्या बोल रहा है, इन लिस्ट वेरियस न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। 3 क्वेश्चन है इसमें आपको सबसे पहले नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इंडिया में कब लाया गया, कैसे लाया गया, क्यों लाया गया, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके अलावा वेरियस न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, पोषण योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, बालवाड़ी प्रोग्राम, प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना। आपको ये सबको एक्सप्लेन करना है कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये सबको इनलिस्ट करना, बस यहाँ पे इनलिस्ट करने के लिए बोल रहा है। सो जो प्रोग्राम्स, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम आपको पता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो वहाँ पे इनलिस्ट कीजिएगा। और क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया, मेनली जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जिससे इंडिया सफ़र कर रहा है, जैसे हो गया आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जनरली बच्चे लोग में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन प्रेग्नेंट मदर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ग्वाइटर, डायबिटीज मेलाइटस। सो यू हैव टू मेंशन ऑल द डिजीज विच कम्स अंडर द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जो कि मेजॉरिटी न्यूट्रिशन की वजह से होता है, वो सब आपको इसमें मेंशन करना है। इसमें याद रखिएगा आपको नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस दे करना है, क्योंकि वो पूछा है डिस्क्राइब द नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, उसको प्रॉपर इंट्रोड्यूस करना है। वो कब आया, क्यों आया, उसका फंक्शन क्या था, उसका विज़न क्या था, उसका एक्सपेक्ट क्या था, और वो किस किस लेवल के बच्चों को किस को वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस। उसके बाद न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जैसे हम बताएं, बालवाड़ी योजना, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, पोषण योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, ये सबको आपको इनलिस्ट करना है। उसके बाद न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, जनरली जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ रहा है हम बताएं, एज ग्रुप मेंशन करके लिखिएगा। फॉर चाइल्ड, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज द मेन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज विच आर सीन इन इंडिया। तो प्रोटीन माल एनर्जी न्यूट्रिशन में भी आता है मरासमस क्वाशियोरकर, मरासमस क्वाशियोरकर, ये सब आपको उसमें मेंशन करना है। और इन प्रेग्नेंट वोमेन एंड लैक्टेटिंग वोमेन, उसमें आपका आ जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटस। सो यू हैव टू मेंशन ऑल द डिजीज कंडीशन in this. So question number 10 is clear. So last question number 11, elaborate the food handlers. इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है फूड हैंडलर्स होता क्या है। So you have to mention, elaborate the food handlers in food-borne disease and explain the general principle of storage of food items. तो सबसे पहले आपको फूड हैंडलर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है कि फूड हैंडलर्स होते क्या है। वैसे पर्सन्स जो फूड को हैंडल करते हैं आप तक डिलीवर करने में, वैसे पर्सन्स को फूड हैंडलर्स बोला जाता है। द पर्सन्स विच आर हेल्प इन डिलीवर द फूड टू यू इज नोन एज फूड हैंडलर्स। उसके बाद फूड बॉर्न डिजीज, वैसा डिजीज कंडीशन जो फूड की वजह से हो रहा हो, जैसे टाइफाइड हो गया, ये सब डिजीज कंडीशन जनरली फूड कंटामिनेशन की वजह से होता है। सो आपको वैसे डिजीज को मेंशन करना है, ये मेंशन करना है कि फूड हैंडलर्स का क्या है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स में यूज होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल्स है, पहले भी हम बताएं, यूज ऑफ फीफो प्रिंसिपल। फीफो में होता है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके एक प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे फूड हैंडलर्स में। इसमें ये बोला जाता है कि अगर आपके पास फूड का पहले से कोई स्टॉक प्रेजेंट है, सो यू हैव टू यूज दैट वन। ओल्ड वन को आपको पहले यूज करना है, देन इंट्रोड्यूस टू द न्यू वन। सबसे पहले आप यही फीफो प्रिंसिपल के बारे में लिखिएगा, क्योंकि ये जनरली पूछता है। फीफो प्रिंसिपल आपको अलग से भी दे सकता है। फिर इसमें एक ये है कि आप रॉ मटेरियल्स को अलग रखना है, फूड के कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका कैटेगराइजेशन करके रखना है। क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। सो दीज आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरेज फूड आइटम्स। तो आपको मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको नर्सिंग रोल लिखना है कि नर्सिंग रोल्स क्या है जनरली फूड बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जो भी फूड बॉर्न डिजीज़ एराइज हो रहे हैं आप उसको कम कैसे कर सकते हैं, आपका नर्सेज रोल इसमें मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। सो यू हैव टू मेंशन द नर्सेज रोल इन दिस।
सो थैंक यू क्लास, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन देख के जाइएगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सो थैंक यू।